बैठो बैठो स्टार्ट करें क्लास हम लोग। सबसे पहले मुझे ये बताओ लास्ट टाइम में पढ़ा क्या रहा था? लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बोल आपका अच्छा कंडक्टिंग स्फीयर और क्या पढ़ा मेरे? अच्छा इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था ना। ठीक है सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कंडक्टिंग स्फीयर को। यस सर सर मैं अच्छा देखो लास्ट टाइम में हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, हमने जैसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से डिनोट करते हैं। ठीक है, E से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। फिर मैंने दो स्फीयर्स की बात करी थी। एक स्फीयर था मेरा कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग का मतलब होता है कि जो कंडक्टर का बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जिसमें करंट फ्लो हो जाता है उसे बोलते हैं कंडक्टर। तो लास्ट टाइम पे मैंने कहा था अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दूंगा तो चार्ज जो होगा वो उसकी आउटर मोस्ट सेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक समान रूप से बाहरी कक्षा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टिंग में, लेकिन इसके अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहता, अंदर कहीं चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर की बात करूंगा या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में अगर मैं कभी भी चार्ज दूंगा तो चार्ज उसके अंदर बाहर हर जगह सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, जितना अंदर हो अंदर बाहर हर जगह। इसमें सिर्फ कहाँ होता है? बाहर। इसमें सिर्फ कहाँ होता है? अंदर। तो इसमें हमने जब कल उस दिन इससे पहले बात करी थी, एक पॉइंट हमने बाहर लिया था, एक पॉइंट हमने सरफेस पर और एक अंदर। तो जो बाहर वाला पॉइंट लिया था उसके कारण हमने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कहा था कि E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये स्फीयर, ये मेरा स्फेरिकल है, ये कैसा है? स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है। अगर ये जो सरफेस है इसका एरिया होगा, किसी भी स्फीयर के एरिया होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? अगर स्मॉल r है तो 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां पर जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसी टाइप से अगर मैं यहां लूं, ये मेरी रेडियस होगी कैपिटल R, तो इस पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी की तरीका बिल्कुल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और अंदर क्या होता है? अंदर हर जगह जीरो होता है क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये मैंने कल इससे पहले बात करी। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जरा देखना, मेरे पास में एक स्फीयर है बच्चों, ये स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है। एक डिस्टेंस मैंने ले लिए, एक डिस्टेंस ले लिए
एक डिस्टेंस कोई मैंने अंदर ले लिया। नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझो कि अगर मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, कोई भी चार्ज दे दिया, तो इसके अंदर बाहर हर जगह चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर बाहर हर जगह एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट बी, ये सी, यहां सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर माना, यहां पर ये कैपिटल आर माना, और इसे मैंने कुछ भी मान लिया, मान लो आर डैश, ठीक है। अब जरा समझना, मेरे पास में एक गोला है, गोला जानते हो जैसे गेंद होती है, ऐसे मेरे पास में एक प्लास्टिक की ठोस गेंद है। ठोस मतलब अंदर बाहर ठोस गेंद है। अगर मेरे पास में कोई ठोस गेंद है, उसको अगर मैंने क्यू चार्ज दे दिया, तो वो क्यू चार्ज इसमें अंदर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अंदर बाहर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। अब गॉसियन सरफेस कैसे? यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से, हाँ, यहां से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस कितनी हो गई? आर डिस्टेंस पर मैंने कहा बताओ, यहां पर अगर मैं लगाऊंगा गॉस लॉ, तो E डॉट ds बराबर Q अपॉन, अरे इस बड़े जो ये गॉसियन सरफेस ली है, इसके अंदर पूरा चार्ज Q होगा, इसके अंदर ही तो चार्ज होगा, तो E ऐसे ही ds एरिया हो जाएगा इसका 4 पाई r स्क्वायर, ए बोलो मत बिल्कुल, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये कौन से पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, सर बी पॉइंट पर कितना होगा? तो E, अब देखो ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर मैं अंदर लूं, अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया ये C, यहां पर देखो अगर मैं गॉसियन सरफेस लूंगा, यहां पर मैंने को लेना है गॉसियन सरफेस, तो अगर हम लोग देखो जरा सोचना, जब ये पूरा गोला है, पूरे गोले पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू, तो अंदर छोटा, यहाँ पे ये छोटा गोला है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं चार्ज डेंसिटी से, और जब चार्ज डेंसिटी से सॉल्व करते हैं तो आर डैश डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्यू अपॉन आर डैश, ठीक है। ये निकल के आता है किसी नॉन कंडक्टिंग के अंदर किसी भी पॉइंट पर। देखो ये इसका क्या है? सेंटर, ये इसका सेंटर है। अगर मैं सेंटर पर देखूं, अगर मैं सेंटर पर देखूं, सेंटर पर देखूंगा, जैसे जैसे सेंटर पर जाऊंगा आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आर डैश की वैल्यू 0 हो गई, आर डैश की वैल्यू 0, यहां आर डैश की जगह 0 रखो, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये मैं बात कर रहा था अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है।
एक बार उतारना, फिर इसमें और बता रहा हूं मैं। ग्राफ उतारना फटाफट। आप लोगों का इससे पहले कौन सा टेस्ट हुआ था? केमिस्ट्री का हुआ था। उतार लिया। आर क्यू कहाँ से आ गया, है ना? सही बात है। इसे उतार लो, उतार लो। उतार लिया। अब देखो मैं बता रहा हूं कहां से आया है आर क्यू, ठीक है? जरा सोचना, इसे रब कर दूं, जरा सोचना। तुम्हारे पास एक स्फीयर है इतना बड़ा, स्फीयर जानते हो? ये तो तुमको सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये स्फीयर है, ठीक है? ये हो गया स्फीयर, ये तुम्हारे पास में एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर के अंदर बच्चों देखो, इस स्फीयर पर मैंने जब चार्ज दिया तो वो चार्ज अंदर बाहर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, हर जगह अंदर बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर जो सेंटर है, सेंटर से मान लो मुझे यहां पर कितनी डिस्टेंस पर, r डैश डिस्टेंस पर, सेंटर से r डैश डिस्टेंस पर
अगर मुझे ई की वैल्यू निकालनी की, मेरी ई यहां पर कितना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ले ली, अंदर इसके अंदर, सही है। अब गॉसियन सरफेस अंदर कैसे, जैसे तुम्हारा गोल प्याज है, उस प्याज की तुमने 4-5 परतें उतार दी तो अंदर बचा प्याज, उस प्रकार से प्याज गोल होता है, मान लो गोल है तब, तो उसके अंदर ये बचा। अब क्या सोचना, इस पूरे की रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर, रेडियस कितनी थी, देखना बेटा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस पूरे पर चार्ज कितना था, क्यू, इसकी रेडियस क्या है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर, सही है, ये समझ आ गया। उसके बाद में देखो, अब जो ये अंदर बचा, अंदर वाले की रेडियस कितनी है, आर डैश, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो बाहर वाले से कम होगा, बाहर वाले से क्या होगा, कम। तो मैंने कहा मान लो चार्ज कितना है वहां पर, क्यू डैश। अब बेटा देखो, क्यू बराबर क्या होता है, रो इनटू पी। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा अंदर वाले का, तो अंदर वाले की रेडियस क्या है, आर डैश, तो 4/3 पाई आर डैश। उठा के मैंने डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी तो ये थी, डेंसिटी रख दी 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर डैश, 4/3 से पाई कट गया, ऊपर बचा क्यू आर डैश क्यू, और नीचे बचा ये मेरा, ये किसकी वैल्यू आई, क्यू डैश। अब तुम समझो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सर E डॉट ds बराबर क्या होता है, Q अपॉन, क्योंकि अब इसके जो अंदर चार्ज बचा, अंदर जो चार्ज है इस वाले के अंदर वो कितना है, Q डैश। सर E ऐसे ही, एरिया की बात करूं तो 4 पाई, ये रेडियस कितनी है, तो r डैश का स्क्वायर, ठीक है, r डैश का स्क्वायर। Q डैश की वैल्यू लगा दी है, Q डैश की वैल्यू लगाई, Q r डैश का Q अपॉन r की पावर 3, और नीचे क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन। देखो r डैश का स्क्वायर से जब ये कटेगा तो खाली r डैश बचा, तो E बराबर क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 3, और ऊपर क्या बचा, ऐसे करके आया था, ठीक है। डेंसिटी को लेके हम लोगों ने किया था, तब जाके वहां पर आया था कि क्या हो जाता है, ठीक है। हालांकि भाई इसके बारे में ये पूरा डेरिवेशन होता है, 12th में डेरिवेशन आई, तो पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो बस वही याद रखना जो इससे पहले बताया था, ठीक है। अगर किसी को लिखना है तो फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना, किसी को लिखना है तो फोटो खींच लो, अगर लिखना है तो, वैसे जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं आपको, देखो बेटा मेरे पास में दो चीजें हैं, एक कंडक्टिंग स्क्वायर, ठीक है, कंडक्टिंग, या फिर हम इसे बेटा कभी कभी ये भी लिख के आ जाएगा स्फेरिकल सेल, ठीक है। और यहां पर होता है नॉन कंडक्टिंग, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसी के बारे में तो बोल रहा हूं सब कुछ, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बोल कौन रहा है तुम में से, ये समझ नहीं आ रही है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखना, मेरी क्लास को दूसरी क्लास समझ रखते हो क्या, अब दूसरे बेचारे कुछ कहते नहीं है, सीरियस आना होगा, हो गई है। देखो सर जी मेरे पास में दो स्फीयर है बेटा, एक है मेरा कंडक्टिंग और एक है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब तुम अभी बोले,
सही है। कंडक्टिंग का मतलब तुम बोले अभी, सही है। मैंने कहा ठीक, तुम बोले सर कंडक्टिंग है, इसकी भी रेडियस आर, बाहर वाली स्मॉल आर, अंदर वाली मान लो ये पॉइंट ए, ये बी, ये मैंने कहा इस पे आ जाओ, ये पॉइंट ए, ये बी और ये अंदर कोई हाँ स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये क्या हो गई आर डैश। बात समझ में आ गई? यही सब किया था। अब कतई दिक्कत मत लो, इधर देखो सबसे पहले ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे 1/, और इसको क्या बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ आ रही है? तो इसकी जगह लिख दिया के चार्ज क्यू अपॉन स्मॉल, अब आ जाओ बी पॉइंट पर के क्यू अपॉन कैपिटल, अब आ जाओ अंदर सी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जीरो, अंदर हर जगह क्या होगा क्योंकि चार्ज प्रेजेंट। अब यहाँ आ जाओ ए पॉइंट पर भाई के क्यू अपॉन, बी पॉइंट पर के क्यू अपॉन, सी पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर क्यू आर डैश। सर सेंटर पर क्या हो जाएगा जीरो, सेंटर पर क्या हो जाएगा, सही है। अभी बताया सेंटर पर जीरो क्यों, क्योंकि आर डैश की वैल्यू क्या हो गई, तो सेंटर पर क्या हो गया, ठीक है ये हो गया, सही है। अब जरा देखना इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, इसके सेंटर पर, अरे अंदर हर जगह जीरो, अंदर हर जगह, तो सेंटर भी तो अंदर ही है, क्या होगा वहां पर, कहां जीरो, सिर्फ सेंटर पर, सिर्फ कहां, बस अंत कहीं जीरो नहीं होगी। अब ग्राफ आ जाओ भैया, ठीक है, अब आ जाओ ग्राफ, देखो ठीक है। अब बेटा हम लोग ग्राफ पे आ गए, देखना ये कौन सी एक्स, ये मान लिया बेटा आर, आर क्या है सेंटर से दूरी, इधर भी मान ली आर, आर क्या है सेंटर से, इधर है ई और इधर है। अब बताना अगर मैं सेंटर पर हूं तो सेंटर से कितनी दूरी पर हूं, जीरो। अगर सेंटर पर हूं तो सेंटर से दूरी कितनी है मेरी, तो कोई दूरी नहीं है, तो सेंटर पर क्या होगा ई की वैल्यू जीरो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं सेंटर से आगे जा रहा हूं अब भी क्या होगी, हर जगह जीरो। कब तक जीरो रहेगी, जब तक सरफेस पर, और सरफेस की दूरी कितनी है, यानी कि कैपिटल आर दूरी तक ई का मान क्या रहेगा बेटा, जीरो। देखो जीरो है, और जैसे ही मैं आर पर आया तो अंत क्या हो गया, के क्यू अपॉन कोई वैल्यू हो गई मेरी, जो वैल्यू मेरी कितनी थी, के क्यू अपॉन। अब देखो जैसे अब मैं कहां निकला इससे, बाहर, बाहर निकलूंगा तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखो जैसे जैसे दूर जाऊंगा आर की वैल्यू, अब देखो अगर आर इंक्रीज होगा तो ई की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो मेरा ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले जीरो फिर इस प्रकार से। अब इसमें आ जाओ सर, जब मैं सेंटर पर हूं तो ई का मान क्या है, जीरो है, और जैसे जैसे मैं अगले बढ़ रहा हूं आर डैश की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे सेंटर से जैसे जैसे दूर जाऊंगा आर डैश की वैल्यू, अगर आर डैश बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैसे रहता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब कब तक ये बढ़ेगा, जब तक मैं कहां नहीं आ जाता, देखो अगर मैं सरफेस पर नहीं आ जाता, सरफेस पर क्या हो जाएगा KQ अपॉन, और जैसे ही मैं सरफेस से अगले बढ़ूंगा, सरफेस से कहां बढ़ूंगा आगे, तो बेटा R बढ़ेगा तो E क्या होगा, फिर से ये ग्राफ बन जाएगा, आसान बारी, फिर से ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये तो ये दोनों ग्राफ हो गए, बस इतना सा भाई है। ठीक है, सही है। कोई बच्चा मुझे बताएगा सर इससे पहले ये ग्राफ मैंने कहां देखा था, ये ग्राफ, ये सिर्फ इससे पहले ग्रेविटेशन में कहां पर था, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं तब, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही G होती है, वो ही G होती है, यानी कि G में और R में रिलेशन था, यही ग्राफ बना हुआ था वहां पर। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। बताइए, बता लिया। खत्म करो इसको, बता दिया होगा, ये सब पुराने तो बताया था मैंने, बता लिया नहीं बता रहा। कितने महीने लगे पेपर के, 4 महीने। आज कितनी तारीख है, 5, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। हाँ लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने। अब बता लिया। तुम में से पेपर किसके चल रहे हैं इस समय, इस समय किसी के पेपर चल रहे हैं क्या, होने वाले हैं। किसके, बीएससी पर होने वाले हैं। अच्छा, ये कौन से पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव वाले, सब्जेक्टिव वाले? ऑब्जेक्टिव वाले।
सब्जेक्टिव वाली है तो कुछ भी लिख दो। सब्जेक्टिव पेपर्स एजुकेशन सिस्टम की इस समय ये हालत है। एक मेरे जानने वाले, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम पढ़ते उड़ते हो, पेपर दे आते हो? बोले हम सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हमने पे, और बोले पहले वो आए कोई सा वही क्वेश्चन पहले लिखते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन उल्टा करके लिख देते हैं, फिर तीसरे में वो बीच का लिखते हैं, फिर वो लिख देते हैं। हमने बहुत अच्छे, तो हमने परसेंटेज कितनी आ गई? तो बोले 70+ आ गई। बहुत अच्छे, ये तो सही है इस सब चीज का। और दूसरा राइटिंग का इफेक्ट बहुत पड़ता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ए लिख लिया? अब तो लिख लिया, सही है। अच्छा, जब तुम लोग हायर एजुकेशन में जाओगे, हायर एजुकेशन का मतलब अच्छे कॉलेज में जाओगे, ठीक है? जो यहाँ पीलीभीत जो कॉलेज मिले जाए, मैंने अच्छा कॉलेज तो मानता ही नहीं हूँ, सब सड़ा बेकार कॉलेज है, खाली अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे पड़ते हैं, ठीक? अगर तुम अच्छे एजुकेशन कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, ये तो तुम्हारी पेन का इफेक्ट नहीं पड़ता है कि तुम लाल पेन से लिख रहे हो कि नीले से लिख रहे हो। पूरा पेपर तुम नीले से लिखे आओ, पूरा पेपर नीले से लिखे आओ। राइटिंग तुम्हारा कैसा ही हो, कोई टीचर मतलब होता है तुमने लिखा क्या है, ढंग का लिखा है कि नहीं लिखा है। और दूसरा, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर। एक तो तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा से चेकिंग करेंगे वो, सीसीटीवी कैमरा हर उसमें लगे हुए होते हैं क्लासरूम में जहाँ पर एग्जाम होता है। दूसरा, ऐसा समझो कि एक बच्चा बैठा है यहाँ, एक बजाय दूर, बहुत दूर, मतलब इतनी दूर बैठा होता है कि वो खड़े होकर उसे कॉपी में देखे तो एक वर्ड ना दिखे उसे। और उसके बावजूद 5-6 जो लोग होते हैं वो चलते ही रहते हैं हमेशा, कोई एक दूसरे से पूछना नहीं, समझे? और अगर तुम बाथरूम भी जाओगे ना तो तुम्हारे पीछे एक खड़ा रहेगा, ऐसे संग जाएगा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा। लोग कहाँ से कर लोगे चीटिंग, कोई मतलब ही नहीं बनता है। और कॉपी भी ढंग से चेक होती है, ये नहीं तुमने बकवास लिख दी है और बस लिखे पड़े, वैसे कहते नहीं अपने लोग, ठीक है? टीचर लोग बोर्ड में कहते हैं अरे कॉपी है ये नंबर तो आइए जाए, ऐसे कैसे नंबर आ जाए? तो हमने कुछ गलत लिखा, तुरंत काट कूट के अलग। वो एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है जहाँ पर ढंग का लिखो तो ही नंबर मिले। अगर ऐसा होता, मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए कि ढंग का लिखो तभी नंबर मिले, तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट 50% से ऊपर ना आए 12th का। 50% में मतलब कि 50% बच्चे फेल होंगे, ये हालत है। मैंने ऐसे गधे देखे नहीं 70% वाले, जिनसे ये कह दो को अपना नाम इंग्लिश में लिख दो तो ना लिख मिले, ये हालत। तो ऐसे खत्म करना है हम लोग, ठीक है? अगले बार बेटा ये देखना, आओ महाराज। अब समझो, इसको मैंने दिया बेटा +Q1 चार्ज और इसको दिया +Q2 चार्ज। जाहिर सी बात है सर, ये कंडक्टिव होंगे और कैसे? स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल समझ में आते हो? खोखले, कैसे हैं? खोखले हैं, ठीक है? खोखले हैं। अगर खोखले हैं, मैंने कहा इसकी रेडियस है बेटा R1 और इसकी रेडियस है R2। इस पर चार्ज Q1 है, ऊपर वाले पर चार्ज Q2 है। मैंने तुमसे सीधे पूछा, मुझे बताओ ये मेरे पास में कोई A पॉइंट है, इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो सबसे पहले तुम एक एक को पकड़ लेना। जैसे मुझे A पॉइंट पर निकालना है, अब जरा सोचना, सबसे पहले तुम अंदर वाला चाहे बाहर वाला जो तुम्हारी मन करे। जैसे मैंने यहाँ पर अंदर वाला इस पर पकड़ लिया, अंदर वाला इस पर पकड़ लिया। अब मुझे मतलब नहीं है कि बाहर कोई स्तर है भी। अब अंदर वाले स्तर पर कहाँ पर पूछा है? सरफेस पर। कहाँ पर पूछा है? तो देखो, जब मैंने कंडक्टिंग वाला लिखवाया था, स्पेरिकल सेल लिखवाया था, तो उसमें सरफेस पर क्या होता था बेटा? K। और इस पर चार्ज कितना है? Q1। और इसके यहाँ से यहाँ तक देखो सरफेस पर कितनी है? तो R1 का स्क्वायर। अंदर वाला हो गया।
अब बाहर वाला लो, बाहर वाले के मैं कहां पर हूं, बाहर वाले के मैं कहां हूं, अंदर। और किसी भी स्फीयर के अंदर क्या होता था, जीरो। किसी भी स्फीयर के अंदर क्या होता है, जीरो। तो अंदर हर जगह, यहां यहां वहां यहां ये सब अंदर हर जगह, इसके कारण कितना होगा, जीरो। हो गया, हो गया, ये हो गया आंसर। अब देखना, अगर तुम, चलो छोड़ो सर, मुझे एक बार बताओ बेटा मुझे बताओ, एक हमारे पास में स्मॉल आर पॉइंट है यहां सी, ये पॉइंट कौन सा है, बताओ। सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, क्यों जीरो होगी, देखना। सबसे पहले मैं कहां गया, छोटे वाले के पास। छोटे वाले के मैं कहां हूं, अंदर। अंदर हर जगह क्या होता है, जीरो। और बाहर वाले के भी कहां हूं, अंदर। तो अंदर भी हर जगह क्या होता है, तो आंसर ही क्या आ गया, ठीक है। अब मान लो मैंने तुमसे यहां पर पूछा, ये मेरे पास कोई बी पॉइंट है, बताओ बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले पे गया, छोटे वाले के मैं कहां हूं, बाहर हूं, अंदर, बाहर हूं। बाहर कितनी दूरी पर हूं, R2 डिस्टेंस पर। तो देखना, मैंने ऐसे लिखवाया था और मैंने कहा था बेटा ये डिस्टेंस क्या हो, R। तो यहां पर क्या लिखवाया था, KQ अपॉन इसका स्क्वायर। ऐसे यहां देखो, इस वाले पे चार्ज कितना है, Q1, तो KQ1। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, इससे पहले मैंने R बोली थी, R बोली थी। अब R ना होके क्या है, R2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R2 का। अब देखो, इस वाले के मैं कहां हूं, सरफेस पर। इस वाले के कहां हूं मैं, तो सरफेस के लिए क्या होता है, कि इस पर चार्ज कितना है बेटा, Q2। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो K R2 स्क्वायर Q1 प्लस फार्मूला, आंसर हो गया, ठीक है। इसे करना, एक और जरा ऊपर। बिठा दूं इसको, इसको तो बिठा दूं।
मुझे ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ क्या होगी। निकाल लिया क्यों नहीं? अरे बेटा ये कंडक्टिव ही है। अच्छा चार्ज नहीं दिया तुमने इसलिए कंप्लीट ज़्यादा हो रहा है। स्मॉल क्यू और 2 सही है। पता है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों में इससे ज़्यादा जाता नहीं है, नहीं तो जेई में तो अर्थ से मिला देता है, ठीक है, कहीं अर्थ से मिला देगा, कहीं प्लस कर देगा, कहीं माइनस कर देगा, कहीं अंदर कर देगा, बहुत जान लगता है उसमें। बच्चों ऐसा है ठंड आ रही है, ठीक है, कपड़े पहन के आया करो, वैसे भी खुद तो पहले ना आए हैं, और ये टोपा पर लाया करो। हमारी बेटा उम्र हुई अब बुढ़ापो आएगा, दाढ़ी सफेद पड़ गई, बाल सफेद पड़ गए, हम तो बुढ़े आदमी हैं, तुम बच्चे हो। तो भाई है। दूसरी बात ये है, देखो एक बात ध्यान रखना, नहीं तो मैं सही कह रहा हूँ, तुम 5-10 साल बाद वास्तव में पछताओगे। ये 5 महीने हैं, मेहनत कर लो, या तो जिंदगी बना लोगे, ठीक है, नहीं तो बर्बाद तो है ही, समझे। और अभी जिंदगी तुम्हारी तब भी ठीक कर रही है, कम से कम माँ बाप तुम्हें रोटी तो दे रहे हैं, भले गाली देकर रोटी दे रहे हैं, ठीक है, पहले 2-4 सुनाते हैं, फिर दे रहे हैं, फिर तो सुनाएंगे रोटी भी नहीं देंगे, समझे। तो उतनी बुरी नौबत आए, इससे अच्छा पहले मेहनत करो, डेली क्लासेस में प्रेजेंट रहो। अब मैंने तुमसे वही कहा, जैसे मान लो आज मैंने क्लास ले ली तुम्हारी, अब आज मैं पढ़ रहा हूँ, अब अगले दिन तुम मेरी क्लास में अब्सेंट होगी, फिर एक दिन बाद होगी, तो मैं तुमसे पहले ही कहता हूँ मेरी एक क्लास मिस किया करो, तभी दूसरी क्लास में आया करो जब वो चैप्टर खत्म हो जाया करे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मिस मत करो, डेली आओ। कल संख्या कम थी क्या? हैं? उससे कह रहे थे संख्या कम है सर जी, मैसेज कर देना कि बच्चे आने लगे।
तब हो रहे हैं। चलो हम बात करते हैं बेटा हर एक पॉइंट की, ठीक है। सबसे पहले मैं ए पॉइंट की बात करूं। मुझे बताओ ए पॉइंट किसके अंदर है? तो बड़े वाले के कारण तो कुछ होगा नहीं होगा। बड़े वाले के कारण, छोटे वाले के कारण होगा। छोटे वाले के कारण में बाहर हूं। अगर बेटा मैं बाहर होता हूं तो फार्मूला क्या लगता है? के। चार्ज कितना है? क्यू। और दूरी कितनी है? ये बस आर स्क्वायर। आर समझ में आ गया? बस छुट्टी। अब मैंने किस पर पूछा बेटा? बताओ बी में किसी के अंदर हूं क्या मैं? दोनों के बाहर हूं। अगर दोनों के बाहर हूं, सबसे पहले मैंने ये वाला पकड़ा। ये क्या है? के क्यू। के क्यू। यहां से दूरी कितनी है बेटा? 2r। तो 2r का स्क्वायर प्लस, अब मैंने बड़ा वाला ले लिया। बड़े वाले पर बेटा चार्ज कितना है? 2q। और यहां पर यहां से देखो कितनी दूरी है? फिर भी 2r। तो 2r का बस हो गया, ठीक है। ये हो दोनों पॉइंट पर पूछा था, दोनों पर निकाल दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। खत्म करें इसको, ठीक है। हो गया होगा। अगला नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, मेरे पास में एक प्लेन शीट है, ठीक है। किसकी प्लेन शीट है बच्चों? चार्ज की। इसके ऊपर क्या है? चार्ज। ठीक है। एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर है चार्ज है, ठीक है। एक प्लेन शीट जिसके ऊपर मैंने एक चार्ज ले रखा है, ठीक। अब देखो ये बच्चों, देखो अब एक बात देखना, प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होता है। जैसे मैंने तुमसे कहा, मैंने एक दीवार बनाई बेटा, मान लो एक दीवार बनाई। दीवार पे क्या रखी? एक ईंट, एक ईंट, एक ईंट, ऐसे ईंट की क्या बना दी? दीवार। दीवार बन गई। इसी टाइप से मैंने एक चार्ज रखा, उसके ऊपर एक चार्ज, एक चार्ज, एक चार्ज, ऐसे चार्ज रख के क्या बना दी? एक दीवार बना दी, ठीक है। तो जो चार्ज की जो ये सीट है, इसे मैंने क्या बोला बेटा? कौन सी सीट? प्लेन सीट ऑफ, एक चार्ज की प्लेन सीट। एक चार्ज की क्या बोली? अब इस प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको हमको निकालना। सबसे पहले जरा समझना, जैसे मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास में मान लो बेटा ये एक प्लेन सीट है, ठीक है, सीट है, इस पर चार्ज है, मतलब ऐसे चार्ज है। तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। बोलो, अरे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी और दूसरी साइड इधर निकलेंगी। अरे सोचो, ये है, ये है, इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब इसमें मैंने एक एरिया लिया, यहाँ पर छोटा सा क्या लिया, एक एरिया। अगर मैंने एक एरिया लिया बेटा, देखना इस एरिया का नॉर्मल कहाँ होगा, इधर, और इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इधर। तो इसका नॉर्मल भी इधर होगा और इसका भी नॉर्मल क्या होगा बेटा, इधर होगा। बात समझ आ रही है? नॉर्मल कहाँ होगा, इधर। अब सोचना, अगर मैंने जो ये एरिया लिया है बेटा, एरिया लिया है, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इधर, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्या 90 के कारण कोई फ्लक्स होता था, 90 के कारण किसी भी प्रकार का कोई फ्लक्स होता था, नहीं। अगर भाई देखो बेटा, E डॉट ds, E डॉट इधर वाला हो गया। अब E डॉट ds और एंगल कितना है बेटा, 0। एंगल कितना है, अरे एंगल हम क्या लेते थे, प्लेन का नॉर्मल, प्लेन का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल। तो इसका नॉर्मल कहाँ है, इधर की ओर। E कहाँ है, इधर की ओर, ठीक है। E भी उधर की ओर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर देखो, एक बात मेरा समझना, कुछ इक्विपमेंट होते ही नहीं है, जिनसे कहो कुछ ले आओ तो लाते नहीं है। देखो ये चलिए समझे, एक पतली सीट है बेटा, पतली सीट है, पतली चार्ज की पतली सीट है, सही। इस पतली सीट पर, इस चार्ज की पतली सीट पर मैंने क्या किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री इधर होगा, इसका नॉर्मल समझ में आ गया। अब देखना, इसका नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, एंगल कितना हो गया, 0। इसका नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, दोनों के बीच में एंगल 0। बात समझ में आ गई, 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो वही मैंने कह दिया, एक E डॉट ds cos 0, E डॉट ds cos 0, और बेटा E डॉट ds गॉस का ला कहता है किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन। अब देखो ना बेटा, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी cos 0 की वैल्यू। अगर इधर का जो पूरा एरिया है, इधर का पूरे एरिया को अगर मैं S ले लिया, क्या ले लिया, S, तो सर जी E ds क्या हो जाएगा, S, ये भी क्या हो जाएगा, E ds क्या हो जाएगा, S। अब देखो Q, अगर मैं कहूं इसकी चार्ज डेंसिटी, बेटा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इधर का एरिया क्या है, S, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से चार्ज की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू S, तो चार्ज की जगह रख दिया सिग्मा इंटू, इन दोनों को जोड़ा 2ES सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S गया तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या यहाँ कहीं R है, नहीं। तो मैंने कहा अगर मेरे पास में कोई प्लेन कंडक्टिंग सीट है, कैसी सीट है बेटा, प्लेन सीट है या प्लेन चार्ज की सीट है, उसके कारण यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि ये R पर डिपेंड हर जगह वही रहेगा, हर जगह क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, सही है। इसे उतारना फिर अगले करूंगा। कैसी सीट है बेटा, ये सीट याद रखना, प्लेन सीट ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से जाती हैं, पॉजिटिव से जाती हैं, पॉजिटिव से जाती हैं।
और किस पर जाती है? नेगेटिव पर जाती है। पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव पर जाती है। पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव पर जाती है। बता लिया? ठीक है। सर हाँ cos 0 सर है। सर cos 0 सर cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा। नहीं सर cos 0 की वैल्यू 1 होती है cos 0 कैसे? cos 0 कैसे आया? हाँ तो वही तो मैं बता रहा था आपको। देखो देखो ये सीट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकल रही होंगी? इधर की ओर। और इसका नॉर्मल किधर होगा? वो भी इधर होगा। नॉर्मल क्या है? इस पर लंब। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अगर डायरेक्शन सेम होती तो एंगल क्या होता है दोनों के बीच? 0। क्या होता है? 0 होता है। सही है, तो वही तो इधर भी 0 आया है, उधर भी 0। बढ़ा दो इसको। अब देखना बेटा, मेरे पास में दो प्लेन कंडक्टिंग सीट्स हैं बेटा। मेरे पास में दो प्लेन कंडक्टिंग सीट है। देखो मैंने कहा मेरे पास कितनी है? 2 प्लेन चार्ज सीट है। एक पर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक पर माइनस सिग्मा। एक पर प्लस सिग्मा, एक पर। अब मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट लिया ये ए, एक पॉइंट लिया बी, एक पॉइंट लिया सी, एक पॉइंट लिया। हर एक पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर कितनी होगी, बी पॉइंट पर कितनी होगी। और अब देखना, सबसे पहले बच्चों समझो, सर ये प्लस है, इसका मतलब इस पर चार्ज क्या होगा? प्लस का। इस पर चार्ज, अब सोचना सर इस पर चार्ज होगा प्लस का और इस पर चार्ज होगा माइनस का। ध्यान से देख लो, 1 मिनट। नहीं तो ये वाला उड़ गया। इधर देख, प्लस हो गया बेटा। अगर मैं यहां पर हूं, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? निकलेंगी कि आएंगी? निकलेंगी। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के ऐसी तो जाएंगी, इधर जाएंगी। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। निकल रही है, पहली सीट हो गई। अब दूसरी सीट पकड़ लो। दूसरी सीट पर आएंगी, तो अगर यहां से आ रही होंगी तो ऐसी तो आ रही होंगी, इधर आएंगी। ये क्या हो गया? नहीं समझ में आया? फिर देखो अगला नंबर देखो।
मैं बी पर खड़ा हुआ, कहां पर खड़ा हुआ हूं? बी पर। सबसे पहले ये पकड़ो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो इधर ही तो बाहर जाएंगी ऐसे। ये कौन सा है बेटा? 1 है। तो अब देखो मैं यहीं पर खड़ा हूं फिर से, अब दूसरे का नंबर आ गया, इस पर कहां जा रही होंगी? आएंगी, इस पर आएंगी तो ऐसे ही तो जाएंगी। ये क्या हो गया? E2। फिर समझ में नहीं आया? फिर देखो यहां पर देखो सी पॉइंट पर, मैं सी पॉइंट पर खड़ा हूं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो इससे निकलेंगी। देखो इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है। अरे कोई एक सीट है, ऐसी सीट है, ऐसी क्या है? सीट, तो इधर भी निकल रही है, ऐसे इस साइड से इधर निकल रही होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस साइड से निकल के कहां जा रही होगी? ऐसे। अरे ऐसी तो निकल रही होगी। ये क्या हो गया? इस पर आएंगी तो किधर जाएंगी? ये इसे 2 माना तो क्या हो गया? E2। अब हर पॉइंट पर देख लो, हर पॉइंट पर देखो, देखो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, एक इधर एक, यानी कि E1 माइनस इस पॉइंट पर देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। यहां देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, E1 माइनस, और बेटा तुम्हें पता है प्लेन सीट के कारण E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन, तो इसके कारण बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन, यहाँ पर देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बेटा देखो दोनों होते 0, और यहाँ दोनों को जोड़ दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी क्या कर दो? सही है। अगर हर एक अलग अलग पॉइंट पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कि हर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। बस खाली तुमको ये देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, किधर से जा रही है, बस ये देखना। उसके बाद अगला करते हैं। जल्दी करो। उतार लिया, उतार लिया। तो ये क्वेश्चन करिए, करो ये क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ वही है, मैंने यहां भी प्लस कर दिया, वहां भी क्या कर दिया? ठीक है, और जरूर नहीं उतारा वो उतार लो।
क्या कर रहे हो? खत्म करो उसको अब तो। ठीक है, यही तो था मेरा। दोनों तरफ प्लस सिग्मा है, दोनों तरफ क्या है बेटा? अगर दोनों तरफ प्लस सिग्मा है, यहाँ पर पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, और यहाँ यही तो पॉइंट थे। क्या हो गया? यहाँ पॉइंट क्या है? यही तो पॉइंट थे। ठीक है, अब तुम देखोगे क्या होगा। अब हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तुम बताओ महाराज, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसे पहला माना और इसे पहला दूसरा इसलिए मान लिया, तुम्हें थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बताओ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी? इधर होगी, क्योंकि सर ये प्लस है और ये क्या है, और ये भी क्या है, तो प्लस से बाहर जाएंगी, बाहर जाएंगी, यानी कि इससे कहाँ जाएंगी? इससे भी बाहर जाएंगी, यानी कि अब मैं इस पर आया, इससे कहाँ जाएंगी? बाहर जाएंगी। कहाँ जाएंगी? इस साइड बाहर। इधर जाएंगी E1, इससे कहाँ जाएंगी? बाहर। बाहर मतलब ऐसे, तो यानी कि E2, इससे कहाँ जाएंगी? बाहर, यानी कि इससे भी कहाँ जाएंगी? यानी कि सही है। अब देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो E1 प्लस, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 माइनस E2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? E1 प्लस E2 करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन, बस। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ सिग्मा, क्योंकि अब तुम कहोगे सर जी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, तो बेटा इसकी वैल्यू ये और इसकी भी वैल्यू, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया? सिग्मा अपॉन, इसी टाइप से उधर आ जाएगा, इसी टाइप से इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगली बात करते हैं। हो गया बच्चों? बता दिया? अगला एंड डालो, इसे रब कर दूं? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज conducting surface, conducting। अब एक बार मतलब समझना, देखो मैंने क्या किया, समझना। एक आदमी, दो आदमी, ठीक है, चलो एक और ले लो बेचारे को, तीन आदमी, ठीक है। अब इसके ऊपर एक आदमी, दो आदमी, ये आदमी दिख रही है, ऐसे लो एक ऊपर और बना दियो,
ये आदमी की क्या एक प्रकार से दीवार है, ये आदमी की क्या है दीवार। तुम इधर से देखोगे तब भी आदमी दिखेंगे, उधर से देखोगे तो जो इधर से देखोगे तो जो आदमी दिखेगा, पीछे से देखोगे तब भी तो वही आदमी दिखेगा, वही बंदा दिखेगा ना, आदमी वही दिख रहा है। इसी प्रकार से तुम समझो जो मैंने इससे पहले जो अभी सिग्मा अपॉन, ध्यान रखना सिग्मा अपॉन किसकी बात करी थी, ये मेरी सीट थी, कैसी थी, प्लेन सीट थी, कैसी थी, या फिर तुम नॉन कंडक्टिंग सीट भी बोल सकते हो उसे। कैसी सीट थी, नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सीट। या तो अगर हम लोग कंडक्टिंग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बेटा, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग। देखो कंडक्टिंग सीट का मतलब ही क्या होता है, कंडक्टिंग सीट का मतलब होता है कि मेरे पास कोई ऐसी सीट है, मैंने कोई ऐसी सीट ली, मान लो जिसकी कुछ ना कुछ किसी प्रकार से कुछ ना कुछ जिसकी मोटाई है, ठीक है। अब जरा सोचना, अगर मैंने कंडक्टिंग सीट लूंगा तो उसके बीच में क्या कोई चार्ज होगा, कंडक्टिंग सीट के बीच में कोई चार्ज इस साइड होगा और उस साइड होगा। जैसे मैं हूं, मैं कंडक्टिंग हूं, आप सब लोग भी क्या है, कंडक्टिंग, ठीक है। अगर तुम मुझको कोई चार्ज दोगे तो मेरी सरफेस पर तो चार्ज होगा वो, लेकिन अंदर चार्ज नहीं होगा। अंदर जानते हो ना, मेरे बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर। इसी प्रकार से अगर मैंने कोई कंडक्टिंग सीट ली तो उस कंडक्टिंग सीट के सरफेस पे तो चार्ज होगा, लेकिन अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज, अगर सर जी देखो इधर चार्ज होगा तो उस तरफ भी तो चार्ज होगा, कहाँ चार्ज होगा, दूसरी तरफ। जैसे मेरे पास में ये कंडक्टिंग सीट है तो इधर चार्ज होगा और इधर चार्ज होगा, बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, समझ रहे। तो देखो अब जैसे मैंने अभी लिया था ऐसे मैंने फिर से ले लिया, ये ऐसे ही इधर, ठीक है। देखना बच्चों, सर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर और सरफेस एरिया का नॉर्मल इधर, पीछे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का नॉर्मल। जैसे मैंने अभी किया था फिर से मैं वही कर रहा हूं, E डॉट डी एस कॉस जीरो, E डॉट डी एस कॉस जीरो बराबर Q अपॉन, सर कॉस जीरो की वैल्यू 1 और पूरा सरफेस एरिया मैंने क्या माना, S, तो ES प्लस ES बराबर Q अपॉन ये क्या हो गया 2ES। अब देखो सर जी सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट, बेटा रो होता है चार्ज पर यूनिट वालों को, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखना बेटा इधर का एरिया S है और दूसरे साइड का भी एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो गया 2S, कितना हो गया, इससे पहले वाले में 2S क्यों नहीं किया, उसमें भी तो इधर का उधर का था, क्योंकि वहां पर वो बहुत पतली सीट थी। पतली सीट अगर हम लोगों ने ली थी, ठीक है, पतली सीट ली थी तो चार्ज की पतली सीट थी। जैसे मैं अगर इधर से खड़ा हो जाऊं, कोई मुझे इधर से पकड़े चाहे कोई मुझे पीछे से पकड़े, मेरे लिए तो पकड़ा है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मेरे पीछे हट के एक आदमी और खड़ा है, तो इधर मुझे पकड़े तो उधर पकड़ेगा तो मैं थोड़ा पकड़ा जाऊंगा। तो इसी टाइप से कंडक्टिंग सीट के अंदर इधर का चार्ज की सरफेस अलग है, उधर की चार्ज की सरफेस अलग है, तो टोटल सरफेसेस कितनी है, 2 है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आती है बेटा 2S आता है और Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 2S। तो बस यहाँ पर हो जाता है सिग्मा इंटू S से और 2 से, तो E बराबर जो फार्मूला आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास प्लेन चार्ज सीट है, कैसे याद रखो, अगर तुम्हारे पास कैसी सीट है बेटा, प्लेन चार्ज सीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम्हारे पास में कोई कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसका फार्मूला है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
उदाहरण से सर हमारी वो चार्ज शीट भी तो कंडक्टिव हो गई, कौन सी? जो जिसमें सिग्मा अपॉन 12 सेलेक्ट होता है। हाँ हाँ, नहीं जरूरी नहीं वो कंडक्टिव, वो एक प्रकार से चार्ज सीट है। अच्छा, दोनों तरफ मतलब उसके अंदर तो बात ही नहीं है, लेकिन दोनों तरफ उसकी चार्ज है तो दोनों तरफ उसके चार्ज है तो मतलब अंदर भी हुआ चार्ज, हाँ, तो कंडक्टिव होनी चाहिए। नहीं कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? तो उसके अंदर भी चार्ज होता है, उसके बाहर भी चार्ज होता है, पूरी चार्ज की सीट है। कंडक्टर में क्या होता है, सिर्फ बाहर बाहर चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है। तो वो जो कंडक्टर सीट हो जाती है, तो उसके मतलब ये हो जाता है कि उसके वो पूरी एक चार्ज की सीट है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक चार्ज की सीट है। और यहाँ पर देखो दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं इसमें। एक बात क्या समझो, वही तो मैं अभी मैंने ह्यूमन चेन लगा के एक बताया था तुम लोगों को। एक चार्ज होगा, एक चार्ज जैसे चार्ज की सीट है, ठीक है, ये चार्ज की सीट है। तो तुम इधर से देखोगे तब भी वही चार्ज है, उधर से देखोगे तब भी वही चार्ज है, ठीक है। तो अगर तुम कहोगे कि कितना एरिया है, तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इसी चार्ज से, और उधर निकल रही है वो भी इसी चार्ज से, तो इसीलिए इसका एरिया एक ही साइड का लिया गया, या इधर का ले लो या उधर का ले लो। इसमें क्या है, इस वाले कंडक्टिंग में इधर चार्ज अलग है और उधर चार्ज अलग है, बीच में खाली है, इसे नॉन कंडक्टिंग चार्ज से कंडक्टर का क्या होता है कि चार्ज सरफेस पे होता है, तो इसकी भी तो चार्ज वहीं पे ही है, सरफेस पे। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये होता है चार्ज अंदर भी होता है और सरफेस पर भी होता है, और कंडक्टिंग का मतलब है चार्ज सिर्फ सरफेस पर होता है, चार्ज सिर्फ सरफेस। अब मान लो तो नहीं प्लास्टिक का प्लास्टिक इसके ऊपर चार्ज तो नहीं किया, तो चार्ज इसकी सरफेस पर भी है और अंदर भी है, हर जगह अंदर भी होगा सरफेस पर, और कंडक्टिव भी है तो सिर्फ यहाँ होगा और यहाँ होगा, अंदर होगा। ये कंडक्टिव है तो अंदर नहीं होगा चार्ज, चार्ज इधर होगा इधर होगा, और नॉन कंडक्टिव लोगों तो वो पूरी सीट आ क्यों, इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है अंदर भी चार्ज है, तो पूरी कोई सीट नहीं है। और नॉन और कंडक्टिव में क्या है, अंदर चार्ज है ही नहीं, इधर चार्ज है इधर चार्ज है, तो इसको जब कंडक्टिव लिया गया तो इधर चार्ज है इधर चार्ज है, बीच में कोई चार्ज है, तो इसीलिए एक सरफेस ये एक सरफेस ये दो सरफेस ये। जब नॉन कंडक्टिव की बात है तो ये पूरी एक सीट है, ठीक है, इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, बीच में भी चार्ज है, तो ये पूरी सीट ली जाती है। सीट की जब कंसीडर करते हो तो ये पूरा एरिया, इसका जो एरिया है वो पूरा एरिया लगेगा, ठीक है। वैसे वाला चार्ज इसीलिए थोड़ा डिफरेंस रहता है और बड़ा डिफरेंस बताइए इसको, फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। बता लिया? सर इसका टेस्ट कब होगा? हैं? इसका टेस्ट मुझे नहीं पता है। सर 11 पूरी आएगी अगर इतना कठिन क्वेश्चन पूछा करो, ये भी नहीं पता मुझे। आप वो बात ये बात तो उससे पूछ रही हो जिसने टेस्ट लेना है, उसे खुद नहीं पता होगा ये नहीं, तो ये तो वो बात होगी। चलो छोड़ो ये सब। बेटा एक बात और समझना, इसे बता लिया होगा, कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं, इधर देखो, जैसे मैंने कहा ये बच्चों कुछ चीजें गौर कर लो, मेरे पास मान लो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इधर की ओर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर हैं, ठीक है। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो मैंने तुम्हें बताया है इससे पहले, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फोर्स लगता है बच्चों, और कितना लगता है, QE बताया था। अगर इसी प्रकार से अगर एक नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है बेटा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, QE। अगर बेटा फोर्स लगेगा, जैसे मान लो एक चार्ज है, ठीक है, कोई एक छोटा सा चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर है, और वो चार्ज बेचारा पहले तो रुका हुआ है आराम से, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई तो उस पर फोर्स लगेगा, और जिधर फोर्स लगेगा वो बेचारा उधर ही, अरे तुम ही लोगों को जिधर फोर्स लगेगा उधर तुम चले जाओगे। तो अगर तुम जाओगे, अगर तुम मोशन करोगे, तुम चलोगे, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो अगर तुमसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बेटा F बराबर क्या होता है, ma। F क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, QE। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, QE अपॉन इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी मैंने वो नहीं पढ़ाया ना, I = MA BD, वो भी आएगा, तो उसमें भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो A = हो गया QE अपॉन m, ठीक है। ये एक सिंपल बात हो गई है, ठीक। फोर्स जितना इधर लग रहा होगा उतना इधर लग रहा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो इस पर डिपेंड कर जाएगा, एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, QE अपॉन m, ठीक है, QE अपॉन m। एक चीज इसमें और देखना, फिर उतार लिया, थोड़ा सा है, जल्दी उतार लो। फिर एक चीज और बताओ मुझे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कल से तुम्हारा पोटेंशियल स्टार्ट होगा, है ना। खत्म करो इसको, गया अपने आप खत्म हो गया, आ गया, ठीक है। अब खत्म करूं, हो गया। अच्छा देखो बेटा, बढ़ गया, बढ़ा दें। देखो बच्चों, एक बात समझना, देखो बेटा, ऊपर की ओर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऊपर की ओर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पर कोई +Q चार्ज है, कैसा चार्ज है, +Q चार्ज, बल्कि नीचे बनाओ, यहाँ पर कोई एक +Q चार्ज है, ये इधर जा रहा है b वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, और इसकी जो थिकनेस, ये जो दूरी है वो मैंने मान ली d, क्या मान ली मैंने, सही है, ये दूरी क्या मान ली, d मान ली, ठीक है। अब मैं तुमसे ये कहूँ, ये दूरी मैंने d मान ली, अब जरा सोचना, सबसे पहले इस चार्ज के बारे में सोचना चाहते हैं। जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर है, चार्ज कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर, क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग रही है, नहीं, तो कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ये बेचारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के संपर्क में आया, इस पर फोर्स लगना, किधर फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर। जब ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर था तो क्या इस पर ऊपर फोर्स लग रहा था, तो इनिशियल इस पर ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था, फोर्स नहीं लग रहा था। जब फोर्स नहीं लग रहा था तो इसके ऊपर की ओर कोई वेलोसिटी
नहीं थी, लेकिन जब ये जैसे ही इसमें एंट्री मारा तो इस पर आगे की ओर तो वेलोसिटी क्या रही, b, लेकिन एक फोर्स कहां लगने लगा बच्चों, ऊपर की ओर। कहां लगने लगा, ऊपर की ओर गया, तो इसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम क्या होती गई, चेंज। क्यों, क्योंकि इस पर ऊपर की ओर अब एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, QE बाई। अब मान लो जब ये यहां से चला होगा, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, अरे भैया देखो अगले क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, b थी। ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पर ऊपर की ओर क्या लगा, फोर्स लगा, तो ये आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, आगे भी चलेगा और ऊपर भी चलेगा। अब मैंने कहा जब ये बेचारा यहां पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो देखना सबसे पहले बेटा b बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलो u प्लस at, u प्लस इनिशियली, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये वर्टिकल की, किसकी बात हो रही है, वर्टिकल होता है बेटा ऊपर, हॉरिजॉन्टल होता है ये, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कभी चेंज होने वाली, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ना ही उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर मैंने कहा बेटा इनिशियल कितना था, 0, एक्सेलरेशन क्या है, अब इनटू t। अब देखो कितने समय में यहां से वहां पहुंच गया होगा, तो इसे पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये b जिम्मेदार है। तो समय बराबर कितनी दूरी चला, d अपॉन वेलोसिटी b, वेलोसिटी। तो मैं चाहूं तो यहां QE अपॉन m, t की जगह पर क्या रख दिया, d अपॉन इतनी वेलोसिटी कौन सी है मेरी, वर्टिकल, जब इससे बाहर निकलना होगा तब, और इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, b, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, b। अब तुमसे कहा जाए जब ये बाहर निकलना था तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना होगा, तो बेटा tan थीटा हमेशा क्या होता है, by अपॉन bx, by अपॉन, अगर तुमसे एंगल पूछ लिया जाए तो by तो मेरा b है और by मेरा, सॉरी by जो मेरा है वो QE m d अपॉन b, और bx क्या है बेटा, b है, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कि जब ये इससे बाहर निकला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला होगा तो कितना एंगल बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ जाता है ना तब तो ये रहता है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री मारी है, कल बात करेंगे। ठीक है, कल पोटेंशियल स्टार्ट होगा आप लोगों का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।